नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व की क्षमता की परख होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव को मोदी मैजिक का बड़ा सहारा है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विपरीत हवा के बीच चुनावी मैदान में हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी सफलता मिली तो वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव को कितना श्रेय मिलेगा, और कांग्रेस की चुनावी स्थिति से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के सियासी करियर पर कितना असर होगा। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा हो गई, मगर उसके पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे आगे डॉक्टर मोहन यादव हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार सक्रिय हैं, नामांकन रैलियों में शामिल होते हैं तो सभाओं में भी दिन रात एक कर देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सियासत के समर में खुद को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं विष्णुदत्त शर्मा पहले से ही सफलतम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, इसलिए शर्मा से ज्यादा खुद को साबित करने की चुनौती डॉक्टर मोहन यादव की है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहा, लोगों की जिंदगी बदलने का चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। ये उदाहरण उन्होंने सामने पेश किया है कि संविधान में अगर धारा 370 जैसी गलत धारा थी उसको बदलना चाहिए, तो कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल के दिखाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे, जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि 3 तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी। अतीत का लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूंगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है। कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब है तो यहाँ दबों के प्रत्याशी के क्या होंगे? खगड़ाव के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पिछली विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में किसी तरह की हवा दिखाई नहीं देती। हालात पूरी तरह से विपरीत हैं। बड़े दिग्गज बीजेपी जा चुके हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े क्षत्रपों की मौजूदगी में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार अपनी पार्टी का किला लड़ाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये मोदी जी ने इस मोबाइल से देश के नव युवकों का भविष्य का सर्वनाश कर। ऐसा एक घर नहीं है जब बेरोजगारी नहीं है, और बेटा दिन भर करता क्या है? जब काम नहीं मिलता, परेशान रहता है, परिवार में अच्छा वातावरण नहीं रहता तो नशा करता है कि नहीं करता? अरे सही है कि गलत? यह है नया भारत। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, किसी को नहीं छोड़ी। 141 लोगों को ईडी और सीबीआई में किसी रूप में नोटिस दिया, गिरफ्तार किया। 121 बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गए और बीजेपी ज्वाइन कर गए। उनमें साफ कोई गुनाह नहीं किया। यह है नरेंद्र मोदी का नया भारत अच्छे दिन। उस सीएस की जमीन है जो हिंदू धर्म की बात करते, सीएस की जमीनों पर कौन कब्जा कर रहा है, यह आपको पता चलेगा। इस मुख्यमंत्री की नजर के नीचे कब्जे हो रहे हैं। तो ये प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार के भू माफिया होंगे तो कैसे होगा? अभी शहडोल के किसी पत्रकार को मालूम पड़ा, मुझे जानकारी मिली, मुनव्वर जी को उनको मारपीट हुई। तो ये प्रदेश के अंदर रेत माफिया, भू माफिया, जमीन माफिया, ये माफियाओं का राज आ गया है।
बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के सामने यूं तो मोदी से राह बहुत आसान दिखाई देती है, लेकिन फिर भी प्रदेश के संगठन और सत्ता के नेतृत्व के सामने ये चुनौती होगी कि वो पिछले चुनाव से बढ़कर क्या कुछ नया कर पाते हैं। कैसे ये बता पाते हैं कि उन्होंने अपने दम पर लोकसभा चुनाव में सफलता में कितना योगदान दिया है। कैसे उनके नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व एक सफलतम नेतृत्व की श्रेणी में रख सके। इसी तरह जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भले ही पार्टी को कुछ सीटें दिलाने में कामयाब हो न हो, लेकिन दोनों के सामने चुनौती जरूर है कि वो खुद को स्थापित नेता के रूप में साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कितने फिट कितने हिट, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं, कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो लोगों की जिंदगी बदलने का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं और क्या ये समझा जाए कि अब मुख्यमंत्री, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो बीजेपी का नेतृत्व है वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि रणनीति कुछ और है? आप जब भारतीय जनता पार्टी को समग्र रूप से 2024 के चुनाव में देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और जो संकल्प पूर्ति करने वाला इतिहास है वो सर्वप्रथम दिखेगा। आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम ये लोगों की जिंदगी बदलने का जो अभियान है उसे चला रहे हैं। तो विगत 10 वर्षों में आप देखेंगे अनेकानेक उदाहरण है। हम उदाहरण के तौर पे ले ले तो जो हमारी ग्रामीण भारत की महिलाएं थी जिन्हें धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना हो, 13 करोड़ शौचालयों का जांच बनने की जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। फिर हम देखेंगे कि नल जल योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ घरों तक के नल जल योजना पहुंची है। ये ऐसे आजादी के 50 वर्षों या 60 वर्षों 70 वर्षों बाद भी देश की जो मूलभूत समस्याएं थी, देश में 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले, उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि 28 करोड़ से अधिक सिर्फ नारी शक्ति के महिलाओं के खाते खुले। तो ये देश का जो समग्र रूप से हम कहते हैं कि देश के नागरिकों की जीवन बदलने की जो यात्रा थी, ये यात्रा कहीं ना कहीं हम ये सही मायने में कह सकते हैं कि 2014 के बाद में वास्तविकता के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रमुखता से इस विषय को रखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, प्रथम है हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और उसी नीति की तहत देश के नागरिकों को लिए जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, उसी की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों के माध्यम से काम किया है। ठीक है जितेंद्र जी, सरकार की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है, तमाम जो योजनाएं उन पर काम चल रहा है, और जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का भी जीवन बदला है, लेकिन कितना बदलाव आप मध्य प्रदेश में देखते हुआ है? जी जितेंद्र जी, आप ही से प्रश्न है। ठीक है जी, अब इतना बदला है ये मध्य प्रदेश से में शौचालय का रोना रोते रहते हैं जब देखो जब। इनको ये मालूम नहीं है कि शौचालय में आज स्थिति क्या है, मूसा भरा हो क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। ये उज्ज्वला गैस को लेकर महिलाओं की बात करते हैं, हकीकत ये है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है उस गृहिणी के पास। ये वादा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, जनता सवाल पूछ रही है महंगाई का हालत क्या है इस देश में गृहिणी को चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, इतना महंगा सामान हो गया। पेट्रोल डीजल की बात करते थे, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, कितना खून चूसोगे आप जनता का। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। किसान की हालत की सुधार की बात की थी, 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। तो इस देश में खुश कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। नौजवान नाराज, किसान नाराज, महिलाएं नाराज। इस देश में केवल प्रोपोगेंडा किया जा रहा है प्रचार का। आप ये बताइए कि 400 पार का नारा देने वाले अमित शाह, जब इनसे कहा जाता है कि आपने बंगाल में 200 पार की बात की थी, आपने दिल्ली में 40 पार की बात की थी, क्या हुआ उस नारे का? तो कहते हैं कि ये नारा तो हम अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए देते हैं, हकीकत से हमें वास्ता रहता है। तो निश्चित तौर पर उस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है हालत, देश में ऐसी हालत नहीं है। देश परेशान है। देश में इस समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। इनसे सवाल करिए
तो ये कहते हैं कि 2047 में जाके देश की आर्थिक स्थिति को सुधार लाएगी। अरे वर्तमान चौपट हो जाएगा। 2047 तक अगर आप सरकार में रहे तो पूरे के पूरे 40 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ेगा। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी की रिपोर्ट है, उनको सुनिए, आप वो बोलेंगे। उमा भारती इनसे नाराज है, वो कह रही है मैं तो मजबूरी में प्रचार में आऊंगी, वोटों के लिए आप लोग सहर्ष रहना, आप लोग सजग रहना, आप लोग जागरूक रहना। तो ये सारी चीजें बताती है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हवा बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ से कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्वाइन कराए, वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता को ज्वाइन कराए। 22,000 लोगों की ज्वाइनिंग अमित जी हमने टेंट लगा के की थी। 8 दिन तक आप देखा था किस तरीके। और जितेंद्र जी, अब तो वीडी शर्मा कह रहे हैं कि 6 तारीख यानी कि 2 दिन बाद 1 लाख से ऊपर लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे और इसमें कुछ कांग्रेसी भी हो सकते हैं। इस पर मैं जरूर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन द्वारकाधीश चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। द्वारकाधीश जी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तो इतर हैं, लेकिन अगर हम देखें, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी है जो धुआंधार प्रचार कर रही है पॉलिटिकल कैंपेन्स में, पीएम मोदी की गारंटियों को भुनाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जीतू पटवारी है, उमंग सिंघारे कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। लेकिन चुनौती किसके सामने सबसे ज्यादा मानते हैं? क्या सत्ता को बचाए रखने वालों की चुनौती सबसे ज्यादा है या फिर हासिल करने वालों के सामने ज्यादा चैलेंज है? देखिए, देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3.5 महीने के कार्यकाल में जी वो पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का ज्वाइन होते ही आगामी लोकसभा चुनाव की ही तैयारी का कार्यक्रम किया है और वे प्रदेश में विकास को लेके, उनकी विकास की उपलब्धियों को लेके 10 वर्षों की जो उपलब्धियां थी वो गिनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर आप देखें, कांग्रेस की व्यवस्था यह रही कि कांग्रेस के कई नेता जो पूर्व सांसद है, विधायक है, महापौर है, उनके नेता हैं, वो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। उनको अपनी व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर आप देखें कि अगर कांग्रेस को किसी प्रकार की उपलब्धि लेना ही है तो उनको महंगाई से लेकर बेरोजगार की ओर उनको करना चाहिए, और वो अपने जीतने की व्यवस्था के लिए क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा आप देखें, प्रदेश में भाजपा वो संगठित रूप से है, भाजपा का जो संगठन है वो कई मीलों इनसे आगे चल चुका है, कांग्रेस से आगे जी। ऐसा नहीं है क्योंकि इनका जो संगठन है वो इतना कमांडेड है कि जिस प्रकार से पायलट जो रहता है वो किसी जितने अधीनस्थ जितने सैनिक रहते हैं उनको जो आदेश करता है उस आदेश का पालन करते हैं। और कांग्रेस में स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है कि कांग्रेस के संगठन के इंचार्ज हो चाहे कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो उनके प्यादों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इस ओर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा जी। आप दूसरा प्रदेश में ये देखें कि प्रदेश में चारों ओर जी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अब कांग्रेस उस चुनाव में 29 लोकसभा में से कितनी सीट जीत पाए ये उसके लिए है, और दूसरी ओर भाजपा एक ही नारा लगा रही है, हम इस बार 29 सीट ही जीतेंगे। तो अब कांग्रेस को भी तो ये चाहिए कि इनको घेरने के लिए कुछ करें, वो तो दिशाहीन दिख रही है जी। और भी ध्यान देना चाहिए जी। तो कांग्रेस जो है जी वो बाकायदा बयानबाजी करके जी चुनाव नहीं जीत सकती है। बिल्कुल, तो बयानों पर ना बल्कि एक्शंस पर ज्यादा फोकस हो, ये कह रहे द्वारकाधीश जी। अजय जी कर लूंगा। अजय जी, थोड़ी देर पहले जितेंद्र जी ने कहा कि देश में खुश कौन है, क्या महिलाएं खुश हैं, क्या नौजवान खुश हैं? जनता सवाल पूछ रही है बीजेपी से, जवाब दें इसका। अमित जी, देश की जनता अपनी खुशी किस मौके प्रदर्शित करने का अवसर क्या होता है? देश की जनता अपनी खुशी या अपना उत्साह प्रदर्शित करने का अवसर होता है देश में जो चुनाव आते हैं और बार बार जो चुनाव आते हैं। आप देख रहे हो 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास के नीतियां आयाम धरे, उसके बाद आप 2019 का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, जनता ने अपना उत्साह अपना खुशी प्रदर्शित कर दिए। अब आप 2023 के विधानसभा के अनेकों राज्यों के चुनाव देख लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां हमने और बहुत अच्छा अधिक बेहतर किया। तो ये जनता अपनी वोट के माध्यम से, अपने जनादेश के माध्यम से बार बार जनाकांक्षाओं करने वाले दल को सम्मान कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत भिन्न नहीं है अमित जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आज समूचा विपक्ष इस बात के लिए लड़ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और समूचे एनडीए की 400 पार आएगी या उससे कम आएगी,
और हमारा तो टारगेट सेट है, हमने विकास के एजेंडा को स्थापित किया है, उसी विकास के एजेंडे को लेकर देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और हम जो इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 बार और भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 370 बार, तो ये क्यों दिया है? क्योंकि हमें देश की जनआकांक्षाओं का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने समग्र रूप से विकास के नए जो आयाम गढ़े हैं, उस वजह से मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता पे भरोसा है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। तो देश आज इन बातों को सुन रहा है। कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित वही आंकड़े बुला रही है जो 2 करोड़ रोजगार की ये बात हमेशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या। 2019 में भी आप यही लेके गए थे, लेकिन देश की जनता ने आपको 52 सीटें देके दिखा दिया कि मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। आप महंगाई की बात करते हैं, समग्र रूप से अमित जी 2004 से 2014 तक के औसतन महंगाई की दर 8% हुआ करती थी देश में। 2014 से लेकर 2024 तक औसतन महंगाई की दर 8% है। तो आप कंटिन्यूसली 10 वर्षों का कंपैरेटिव एनालिसिस जब करते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं दिखती है कि किस सरकार ने देश में महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। आज देश की जब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, तो कहीं ना कहीं हमारा कैपेक्स दुनिया में सर्वाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लोक संख्या के मायने से हम ऐसा देश है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबल है। आज विश्व की आर्थिक महाशक्तियां ध्वस्त होते जा रही है, लेकिन भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। आप देखेंगे लगातार 3 क्वार्टर्स में 7% का ग्रोथ जीडीपी का भारत का है। और ये हम नहीं कह रही है, वैश्विक सारे पैरामीटर्स कह रहे, कांग्रेस मानने को तैयार है, ये भारत को निशाना दिखाना चाहती है। जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी, आखिर जो बीजेपी का विकास का एजेंडा है उसे कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? जिसे अजय जी विकास का एजेंडा बता रहे हैं उसे आप प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, तो इसे तोड़ेंगे कैसे? देखिए, अजय जी तो अमित शाह जी के झांसे में आ गए। मैंने आपको पहले बताया कि अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस तरीके के नारे हम सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साह वर्धन के लिए देते। अब सवाल रहा मुद्दों का। जी, द्वारकाधीश जी को ये याद होगा, उन्होंने कहा भी कि अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, तो कांग्रेस को कुछ करना चाहिए। इसका मतलब कि देश में महंगाई तो है, देश में बेरोजगारी तो है, देश में लूट खसोट तो हो रही सरकार के नुमाइंदों द्वारा, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। तो आप ये देखिए, राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं? लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इसके बाद अभी राहुल गांधी ने फिर एक दूसरी यात्रा करी, आपने देखा, वो भी पदयात्रा के रूप में। कुछ समय उन्होंने पदयात्रा में गुजारा, कुछ समय उन्होंने गाड़ियों में गुजारा। हमने घर घर का अभियान चलाया था, वो किस लिए चलाया था? वो जी जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कि किसी देश की बात जनता तक पहुंच जाए, इस सरकार को पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन आप ये देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास सारे महापौर होते थे, हमारे पास एक भी महापौर नहीं था। 5 महापौर हमने जीते और 7 महापौर भारतीय जनता पार्टी ने गंवाए। इस बात का कि जनता का भारतीय पार्टी के खिलाफ। द्वारकाधीश जी, अब चूंकि जी अजय जी आऊंगा, जरूर आपको करूंगा मैं फिर से। द्वारकाधीश जी, अब चूंकि पहले चरण को बस कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारियां आप किस तरह से देखते हैं? एक तरह से जो बीजेपी है, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, लगातार जो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है द्वारकाधीश जी वो बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर बीजेपी अक्सर ये बातें कहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है, लेकिन क्या धरातल पर इस तरह की स्थिति आप देखते हैं, खासकर तब जब लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं? आप देखिए, प्रतिदिन रोजाना समाचार पत्रों में एक ही चीज समाचार आ रहा है कि अमुक नेता भाजपा में शामिल हो गए। अब दूसरी ओर देखिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खास सलाहकार जो भी थे और उनके खास व्यक्ति दीपक सक्सेना जी, वो खुद कांग्रेस छोड़ने के लिए प्रयत्नशील थे और आप प्रयत्न किया। पूर्व मुख्यमंत्री आप देखिए कमलनाथ जी उनसे मिलने भी गए। अब महापौर वहां के छिंदवाड़ा के भी गए। प्रदेश में एकमात्र सीट कांग्रेस के पास थी, वो है छिंदवाड़ा। उस छिंदवाड़ा को बचाने के लिए कमलनाथ जी को खुद का एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। तो प्रदेश में इन 29 सीटों में कांग्रेस को पूरा पुरजोर मेहनत करने की व्यवस्था है। और भाजपा के पास तो संगठन है, उनके पास आरएसएस का भी है, उनके पास कई प्रकार के संगठन हैं और वो संगठन जो है एकमुश्त रूप से काम कर रहे हैं
वो कांग्रेस का जो NSUI का विंग था, कांग्रेस के कांग्रेस सेवा दल थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति देख रही है प्रदेश में कि इस 29 सीटों में से कांग्रेस कितने भी जीत पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और भाजपा तो अपनी ओर एक ही प्रचार कर रही है कि हमें तो 29 की ही माला देश के प्रधानमंत्री को पहनाना है, वो प्रचार प्रसार कर रही है। तो आप दूसरी ओर देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल ही हम उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन किया और उन्होंने एक ही नारा दिया यहाँ पे कि हमारा कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल दिल से और दिमाग से काम कर रहा है, तन और मन धन से काम कर रहा है। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता को जोड़े और वो तन मन धन से अपने कार्य में लगे, तो ही कुछ प्रचार प्रसार और विपक्ष मजबूत होगा। अन्यथा तो 29 ही सीट में इनको तकलीफ दिख रही है। ठीक है अजय जी, क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतना इस बार बीजेपी के लिए इसलिए भी आसान है क्योंकि जो कुछ दिग्गज थे विपक्ष के, अब वो भी आपके खेमे में आ चुके हैं, तो कुनबा लगातार टूट रहा है, तो क्या इससे बीजेपी को मजबूती मिल रही है, आप मानते हैं? देखिए अमित जी, मुझे लगता है इस विषय को ऐसे हम लोगों को देखना चाहिए एक एनालिसिस के तौर पे कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को जो इतने वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, कांग्रेस के संगठन में थे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम कर रही है। आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विचार में बदलाव की आवश्यकता थी, सनातन के साथ खड़े होने के उन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने ये कही किया है, देश के वेल्थ क्रिएटर्स की जिस प्रकार से रोज बयानबाजी होती है उनके खिलाफ में, आज ही कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया और उन्होंने प्रमुखता से 2 मुद्दों को उठाया। अमित जी, उन्होंने कहा कि सनातन को रोज गाली देने के लिए बोला जा रहा है, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, जो उद्योगपति है, देश को जो बढ़ोतरी में जिनका योगदान है, उनको रोज गाली देने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या वास्तव में किसी भी दल के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य दल, आप ऐसे लोगों के साथ में खड़ा होने के लिए उत्सुक है? नहीं। यही कांग्रेस की दिक्कत है कि आज देश एक और चल रहा है, हम 21वीं सदी में है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आप फिर से जातिगत जनगणना की ओर लेके जा रहे हैं। तो वास्तविकता में कांग्रेस का जो जमीन का कार्यकर्ता है उसको इन बातों से दिक्कत है। जी ठीक है। जितेंद्र जी, क्या मानते हैं कि जो आपके सहयोगी धीरे धीरे पार्टी का साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, उपेक्षा की जा रही है, और दूसरी तरफ जो द्वारकाधीश जी ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ संगठनों का सहयोग है लेकिन आपके जो संगठन है क्या वो निष्क्रिय हो चुके हैं? देखिए, निष्क्रिय होने का सवाल ही नहीं उठता। आपने देखा कितनी बड़ी पदयात्रा हुई, पूरे प्रदेश में कितना जोरदार स्वागत हुआ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। रहा सवाल चुनाव की चुनौती का, हमने उम्मीदवार दिए, आपने देखा एक से एक बेहतर उम्मीदवार है और चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। हमारे पास में मुद्दे हैं, इस देश में ज्वलंत मुद्दे, उनका जवाब सरकार को भारी पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की बात हो रही। हम कहीं से कमजोर नहीं, हम कड़ी चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जी द्वारकाधीश जी, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, पूरी चुनौती है विपक्ष की, लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं वो क्या आपको लगते हैं? क्या जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि सनातन के मुद्दे की खूब गूंज थी, और अब तो लोकसभा चुनाव में ये पूरा जो मुद्दा है राष्ट्रव्यापी हो चुका है, देश हित की बात की जाती है, तो ऐसे में क्या सिर्फ एक यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होगा या मध्य प्रदेश के जो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं उनकी भी शोर हमें सुनाई देगा? मुद्दा तो सनातन का ही है और सनातन के आधार पर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है जी। और सनातन धारा 370 ये मुद्दा देश में बहुत प्रचार रूप से चल रहा है। और चूंकि सनातन का एक मुद्दा जो ऐसा है जो सनातन को देश का 90% लोग मानता है, और अगर सनातन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उस मुद्दे को लेकर आम जनता, आम पब्लिक, धर्म को मानने वाली, वो सब उस पार्टी के विरोध में चली जाएगी अगर जो सनातन को नहीं मानेगी। तो ये सनातन को लेके बाकायदा ये स्थिति देख रहे हैं आप प्रदेश में, देश में जो कांग्रेस सनातन का विरोध कर रहा, उसको लेके भाजपा का कुनबा बड़ा है, कांग्रेस का कुनबा छोटा होते जा रहा है। और छोटा होने का कारण यही है कि सनातन का विरोध किया जा रहा है। अब सनातन का अगर आप विरोध करेंगे तो चाहे वो उज्जैन में महाकाल का मंदिर हो, महाकाल लोक बना हो, काशी विश्वनाथ का हो, बनारस में हो, ये चारों ओर जितने धर्म के कार्य हो रहे हैं उस धर्म को लेके भी भगवान राम का रामलला की व्यवस्था हो, उस सनातन को लेके लाखों दर्शनार्थी श्रद्धालु उस ओर बढ़ रहे हैं। आप उज्जैन में ही देखिए, प्रति दिवस 1 लाख से अधिक व्यक्ति दर्शन करने आते हैं, चाहे महाशिवरात्रि हो, नागपंचमी हो या श्रावण माह हो, 5 लाख से अधिक व्यक्ति दर्शन करने आ रहे हैं। वो पूरा उज्जैन जो है महाकालमय हो रहा है।
वो चूंकि सनातन की व्यवस्था है, तो इसलिए आप सनातन को इग्नोर नहीं कर सकते हो और सनातन के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, तो सनातन के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और पहले चरण का जो मतदान है उसे पूरा होने में फिलहाल बता दें कि 15 दिनों का समय रह गया। ऐसे में दोनों दल किस तरह से जनता के मर्म को समझ पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।